गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी जो 10 लेक्चर वन शॉट पॉलिसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th को कंप्लीट करने की, उसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिसके अंदर हम रीजनिंग के अंदर एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे और वो है बेसिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिटी को देखा था, तो चलिए आज हम बेसिसिटी के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर उनको हम लेके चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज प्लस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 वो हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और बेसिसिटी हमें पता है कि सभी को अमीन के अंदर प्रेजेंट है, तो इस पार्ट को आज हम जानेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन के बारे में हमें सबसे पहले जनरल क्लियर होना चाहिए कि बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन क्यों होते हैं या बेसिसिटी क्यों आती है। तो इसके लिए हम जनरल एस्पेक्ट को जानते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो बेसिक करेक्टर होते हैं अमीन के। अगर हम बात करते हैं बेसिक करेक्टर की, तो बेसिक करेक्टर क्यों होते हैं। देखो हमें पता है अमीन जो होती है, अमीन आर डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। हमें सभी को पता है कि अमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया हमारे पास होता है NH3 और इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, एक लोन पेयर और इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर हमारे पास है, दीज लोन पेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक करेक्टर। लोन पेयर जो है वो बेसिसिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं। लोन पेयर जितनी जल्दी कोई कंपाउंड देगा उतना ही मोर बेसिक होगा। तो ये लोन पेयर जो डोनेट करता है, जितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बेसिसिटी रहेगी। तो ये हमारे पास एस्पेक्ट होता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट वर्क करते हैं। अमीन जो होती है हमारे पास, उसके पास अनपेयर्ड amines have a unshared pair of electrons on nitrogen atom and due to which they have behaved as a Lewis base, इसलिए उसको लेविस बेस भी कहा जाता है। और ये पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपके बीच में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये करेक्टर इस वजह से डेवलप होता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अमीन का कोई मेंबर होगा वो इस तरह से किसी भी मेंबर के साथ अटैच हो जाता है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसलिए इसको लेविस बेस भी हम कहते हैं। अगर हम केबी और पीके वैल्यू के साथ बेसिसिटी को अगर कनेक्ट करके चलते हैं तो हमें इस कंसेप्ट के बारे में अच्छा खासा क्लियर है कि जो पीके बी वैल्यू होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होती है। बेसिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशंस हमें अगर हम इक्विलिब्रियम +1 का कंसेप्ट देखें तो वहां से हमें एस्पेक्ट क्लियर होता है। तो यहाँ हमारे पास एक लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। स्मॉलर ये वैल्यू स्मॉल है तो ये स्ट्रॉन्गर है। इट मीन्स दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। एसडीटी के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने वहाँ इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि वहाँ एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है और यहाँ बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को लेके चलते हैं इसके अंदर, तो अभी जो हमने पढ़ा है उसी कंसेप्ट को हम इसके अंदर एप्लीकेबल करेंगे और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, और उन वैल्यूज के बिहाफ पे हम इस कंसेप्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू क्या क्या है अपने पास ये देखो। सबसे पहले हमें दे रखा है मीथेन अमाइन। सभी को पता है कि मीथेन अमाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, मीथेन अमाइन। एन मिथाइल मीथेन अमाइन, देखो आईपीएससी में क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। तो हमारे पास मिथेल अमाइन है तो ये मिथेल मिथाइल हो गया या मीथेन हो गया, मीथेन अमाइन। और एन, एन के साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3।
मतलब एक एच यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखो, इसको एन के साथ मिथाइल जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ऐसे बोलेंगे इसको। एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन मतलब कार्बन जो है उसके साथ दो डाई मिथाइल है, मतलब जो सॉरी एन है, एन के साथ हमारे पास कितने, दो, NH3, NH3 और एन एन डाई मिथाइल, और ये हमारे पास हो जाएगा मीथेन अमाइन। तो ये होगा हमारे पास एन एन मीथेन अमाइन। ये हमारे पास होगा इथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और आई थिंक ये क्लियर भी होगा आपको एस्पेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें, ऊपर के मेंबर्स ले लेते हैं हम पहले, इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें तो देखो इन सब के अंदर अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये पी के भी वैल्यू है। इससे भी समझ, पी के बी वैल्यू से भी सोल्व कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि जो पी के बी के अलावा हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा मैं एक बार कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास अमीन का कोई मेंबर है इस तरह से, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके साथ अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लोन पेयर आसानी से दे सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना आप लोग, या ये कह सकते हो प्लस आई इफेक्ट यहाँ बढ़ता है, और जिसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अगर इसी के अंदर इसी अमीन ग्रुप के साथ अगर हमारे पास लोन पेयर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कल हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, मतलब यहाँ माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो, इंडक्टिव इफेक्ट कमी आती है, तो ये लोन पेयर यहीं रिटेन रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिसिटी घटती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। एक पॉइंट जो ब्रेन में हमें रखना है, दूसरा पॉइंट जो हमें ब्रेन में रखना है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास अच्छे खासे तरीके से ब्रेन में सेट होना चाहिए, पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जो बेसिसिटी है उसके पी के बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन एस्पेक्ट को अगर हम ब्रेन में रख लें और उसके बाद फिर हम सोल्व करना स्टार्ट करें, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप इन प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब हम एक एक केस को लेकर चलते हैं और सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैं दो दो केस बना के दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमने केस नंबर 1 लिया, हमने फर्स्ट केस लिया, ये अपने पास है, ये हमारे पास है ए, और ये केस हमने लिया बी। आप दो, आपको कंपेयर करके बताना है कि आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर बेसिक। पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मिथेन अमाइन हमारे पास, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो गए। मिथेन अमाइन, ओके, लक्ष्मी, परविंदर, भावेश, मुकुल, शीतल, ऑल दिस हैव पुट द आंसर्स। इन सभी ने पुट किया और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में पुट कर रहे हैं आंसर। तो ये हमारे पास है मिथेन अमाइन, और हमारे पास सेकंड कंपाउंड जो बी कंपाउंड है वो है एन मिथाइल। एन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, दो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस। तो बी इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू ए। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं एक केस आपको दे रहा हूँ, ये दो केस है मेरे पास, इसको मैंने ए कंसिडर किया है और इसको बी कंसिडर किया है। प्लीज कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ दीज टू कंपाउंड्स एंड पुट योर आंसर। यस, वेरी नाइस, काफी कैंडिडेट्स का जवाब जो है मिल रहा है हमें। चलिए, एन इथाइल, इथाइल अमीन, अमीन, इथेन अमीन, तो मीथ, ईथ, ये इथेन,
और इथेन के साथ एन इथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये देखो एन इथाइल इसके साथ जुड़ गया। अब एन एन डाई मिथाइल, तो सेम कंसेप्ट है, ये इथेन अमीन हो गया और एन के साथ दो इथाइल कंपाउंड इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस है। तो देखें इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक, दो और तीन, इसके पास रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं? ओनली टू रिलीजिंग ग्रुप है। तो टेंडेंसी इसकी लोन पेयर देने की बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसके पास, तो सो बी इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू ए। आई थिंक राइट आंसर लगभग सभी कैंडिडेट्स का हमें मिला है इसके अंदर। नेक्स्ट केस में आते हैं हम। मैं बेंजा अमीन और फिनाइल मिथाइन अमीन, इन दोनों मेंबर्स को कंपेयर करके बताइए, अगर ये ए है और ये सेकंड मेंबर्स हमारे पास बी है। ऑन बेसिस ऑफ पी के भी वैल्यू बता सकते हैं आप इस, और दोनों एस्पेक्ट्स इसको बता सकते हैं। शाबाश, बताइए। ये एरोमेटिक कंपाउंड के केस आ गए हमारे पास अभी। हम्म, कुछ बच्चे ए डाल रहे हैं, कुछ बच्चे बी डाल रहे हैं, तो चलिए किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो बेंजा अमाइन हमारे पास पहला केस है, बेंजा अमाइन। तो बेंजा अमाइन का केस क्या होगा? ये बेंजीन है और ये इसके साथ अमीन है, या इसको एनालिन भी कह सकते हो, NH2। ये फिनाइल मीथेन अमाइन, ये बेंजीन है और इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन चेन चल पड़े, मीथेन अमाइन, तो ये NH2। इसके ऊपर कार्बन के आगे चल पड़ते तो इसको बोलते हैं फिनाइल मीथेन अमाइन, ये बेंजीन ने रह के फिनाइल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मेंबर्स हैं। तो देखो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके पास विड्रॉइंग भी है और रिलीजिंग ग्रुप भी है। तो हमारे पास मोर बेसिसिटी के चांस इसके ज्यादा होंगे, बी के, एज कंपेयर टू ए। अगर हमारा कंफ्यूजन है तो हम फिर जाते हैं इसके किसके अंदर जाते हैं, हम इसकी पी के वी वैल्यू के अंदर जाते हैं। पी के वी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा पी के वी वैल्यू होगी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इसकी पी के वी क्या है? मोर है। पी के वी क्या है इसकी? मोर है। तो बेसिसिटी क्या होगी इसकी? लेस होगी। किससे मोर है? इससे। तो इसकी पी के वी लेस है, तो बेसिसिटी क्या होगी इसकी? मोर होगी। इसलिए बी की वैल्यू ए से ज्यादा है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहाँ किसी कैंडिडेट को डाउट भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो बी जो है वो मोर होगा एज कंपेयर टू ए। वैसे अगर हम पीकेवी के एस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास ये कंसेप्ट लगता है, और अगर हम इन तीनों कंसेप्ट को जोड़ें तो इसके अंदर देखो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। इसमें विड्रॉइंग तो है पर उससे पहले रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में ये लोन पे टोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए ये मोर बेसिक। हम दोनों एस्पेक्ट से इस आंसर को सोल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हमारे पास लास्ट टू मेंबर्स है, इसको हमने सी कंसिडर किया और इसको हमने डी कंसिडर किया है। ठीक है, तो बताइए आउट ऑफ सी एंड डी विच इज मोर बेसिक? सी एंड डी में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? शाबाश। आउट ऑफ सी एंड डी विच वन इज मोर बेसिक? ओ, गुड, बहुत ज्यादा आंसर बच्चों ने दिए हैं। ओके, ज्यादातर का। ओके, कई बच्चे अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी लगाते हैं, उसके बाद भी आंसर जो है ना हमारे गड़बड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही समस्या है। खास तौर पे क्रिस है, इस बच्चे की जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो उसके बाद अगला एस्पेक्ट जरूर पकड़ के लेके आता है। यहाँ तीन बातें आपको बताई गई हैं, इनको अगर आप जनरलाइज वे में रख के चलेंगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सटीक आएंगे।
और अगर उसके अंदर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को एक दूसरे के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे तो आंसर फिर हमारे गलत आने स्टार्ट हो जाएंगे। एन मिथाइल एनालिन, ये एनालिन है। एनालिन हमें पता है सभी को NH2 होता है, लेकिन एन मिथाइल है, एन मिथाइल, और ये एनालिन होगा, एन एन डाई मिथाइल एनालिन। तो ये देखो, ये हमारे पास है एन एन डाई मिथाइल एनालिन। ठीक है, तो यहाँ एन के साथ दो ग्रुप जुड़े हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने डी आंसर्स को ज्यादा बताया है एज कम्पेयर टू सी, और जो कि राइट भी है, क्योंकि इसके पास दो रिलीजिंग ग्रुप है, एक विड्रॉइंग है, यहाँ एक विड्रॉइंग है एक रिलीजिंग है, तो इसलिए मोर बेसिक होगा जनरल एस्पेक्ट्स में। कुछ बच्चों ने पी के भी वैल्यू को लेकर पॉइंट जो है वो रखे हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास ये सी की है, ये डी की है, पी के भी क्या है, पी के भी मोर है, कंपैरिजन इन दोनों का ही करना है, तो बेसिसिटी क्या होगी यहाँ, लेस होगी। तो हम यहाँ डी के कंपैरिजन में सी को लेस तो दिखा रहे हैं, यहाँ पी के भी इसके कंपैरिजन में लेस है, तो बेसिसिटी क्या होगी, मोर होगी। सारे चार्ट को पकड़ के नहीं बैठना हमें, जब दो एस्पेक्ट हो तो दो को कंपेयर करो, तीन है तो तीन को कंपेयर करो। यहाँ पीकेबी जो है हमारे पास वो 8.9 है, इसके कंपैरिजन में लेस है। अगर पीकेबी लेस है तो बेसिसिटी क्या होगी यहाँ, पीकेबी अगर यहाँ लेस है तो बेसिसिटी क्या होगी, मोर होगी। इस वजह से डी की वैल्यू सी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो हैंड रेज कर दे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर पीकेबी वैल्यू हमें एग्जाम में मिलेगी। पीकेबी वैल्यू एग्जाम में मिलने के चांस 1% है, नहीं मिलने, मतलब मिलेगी नहीं, बहुत कम चांस होते हैं। हाँ, आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, और कुछ स्टैंडर्ड केस है उनकी पीकेबी वैल्यू को हमें याद रखना है। क्या करना है, उसको याद रखना होगा, ताकि हम जब अपने आंसर बहुत नजदीक नजदीक हो उस टाइम पे हम कंफ्यूज ना हो और आसानी से उनके आंसर्स को बता सके। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो लेट्स वी कम नए पॉइंट, नए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज के अंदर हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको काफी बार मिलेगा, काफी जगह मिलेगा इसके अंदर, कि जो गैसियस फेज है और एक मिलेगी हमें एक्वस फेज, तो उसके अंदर ऑर्डर क्या होता है। तो हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तीन प्रकार के अमीन दी गई हैं, तो अगर हम लें, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, और ये हमारे पास टर्सरी अमीन है। क्लियर? सभी को पता है एन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्सरी। जब बात हमें गैसियस फेज की जाती है तो गैसियस फेज के अंदर हमेशा ये ऑर्डर लगता है, ये ध्यान रख लेना। क्यों लगता है उसके पीछे मैं पहले कारण बता चुका हूँ, कि प्राइमरी अमीन में एक रिलीजिंग ग्रुप होता है, इसके पास दो रिलीजिंग ग्रुप मिलेंगे, और ये हमारे पास कितने रिलीजिंग ग्रुप मिलते हैं, तीन। तो यहाँ लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस वजह से हमारे पास ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में मिलता है, वो ये हमारे पास ऑर्डर आता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन का। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा पॉइंट हमें एक्वस सॉल्यूशन वाले पॉइंट में हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या पॉइंट ध्यान रखना है हमें, तो ये देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास क्या ऑर्डर मिलता है, ये देखो, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, और दूसरा आता है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन इज एज फॉलो।
दोनों के अलग अलग पार्ट मिलेंगे। अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन मिलती है, जैसे मिथाइल है तो ये सेकेंडरी है, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ये अमोनिया है। और इथाइल है तो ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, और ये हमारे पास प्राइमरी है। आप क्यों होता है इसको तो मैं अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब बात हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ आए किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास आए गैसियस सॉल्यूशन में, तो देखो गैसियस फेज के अंदर तो सिंपल सा ऑर्डर है, टर्सरी, सेकेंडरी, और फिर उसके बाद प्राइमरी, और अमोनिया इसके साथ है तो सबसे कम अमोनिया, ये ऑर्डर हमारे पास है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में आए और हमारे पास ग्रुप कौन सा हो, इथाइल ग्रुप, तो इथाइल होता है भारी। इथाइल कैसा होता है, भारी, बड़ा। भारी का वजन जो है वो ज्यादा होगा, तो कितना होता है, 231 केजी होता है। कितना होता है, 231 केजी। और जो इथाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल के कंपैरिजन में कैसा होता है, हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का। तो जो हल्का होगा उसका 213 केजी वजन होता है। कितना होता है, 213 केजी वजन। क्या आप लोग इस ट्रिक से इसको दिमाग में रख सकते हैं? रेज योर हैंड्स। ये ट्रिक हमारे ब्रेन में रहनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 101% आता है। एक्वस सॉल्यूशन में जब केस बनेगा तो इस तरह से आएगा, और जब गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास केस बनते हैं तो इस स्टेट के अंदर आते हैं। तो दोनों पॉइंट में हमारा बेसिक करेक्टर बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि इस तरह से हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और आपका क्लियर भी होगा। अभी हमने जो पीछे पार्ट जो जानने की कोशिश की थी कि एक्वा सॉल्यूशन में ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक रीजन होता है। वो मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैंने उसको जो की एस्पेक्ट था उसको समझाने की कोशिश की। देखो, एक्वस फेज के अंदर जो सब्सटेंट अमोनियम कटाइंस होते हैं गेट स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप बट आल्सो बाय द सोल्वेशन। दोनों तरह के इफेक्ट काम करता है। प्लस आई इफेक्ट तो काम करता ही है, प्लस एक इफेक्ट और काम करता है, सोल्वेशन इफेक्ट। जैसे ये जो हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ जो इफेक्ट है, यहाँ जो डेंसिटी बढ़ रही है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इस आर की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो देखो क्या कहता है, स्टेबलाइज नॉट ओनली बाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एक तो स्टेबलाइज कौन करता है, एल्काइल ग्रुप करता है, बट आल्सो बाय द सोल्यूशन विद वाटर मोलिक्यूल्स। दूसरा क्या होता है कि जो अमीन होती है, जैसे इसके पास प्राइमरी अमीन है, देर आर द 3 हाइड्रोजन फ्री हैं इसके, तो तीनों हाइड्रोजन 3 वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे। सेकेंडरी अमीन में 2 हाइड्रोजन फ्री हैं, 2 वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे। और टर्सरी अमीन में 1 हाइड्रोजन फ्री है तो 1 वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे। तो कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लस आई इफेक्ट तो वर्क करता ही है, साथ साथ सोल्वेशन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाती है किसके साथ, वाटर के साथ। तो प्राइमरी में ऐसी बॉन्डिंग बनती है, सेकेंडरी में ऐसी बॉन्डिंग बनती है, टर्सरी में ऐसी बॉन्डिंग बनती है। अब देखो, द ग्रेटर size of ion lesser will be the solution and the less stabilized is the ion. The order of stability of ion as follows. तो आयंस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ये ऑर्डर जब हम अलग अलग इस आर की वजह से, इस आर अलग लेके चलते हैं, जब हम मिथाइल लेके चलते हैं या जब हम इथाइल लेके चलते हैं तो इसके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। इस वजह से जब इथाइल लेके चलते हैं तो सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक आता है, फिर प्राइमरी, फिर इसके अंदर आता है टर्सरी, और फिर आता है हमारे पास प्राइमरी। लेकिन जब हम मिथाइल लेके चलते हैं तो सेकेंडरी, फिर हमारे पास प्राइमरी, और फिर हमारे पास टर्सरी। इसका वजन 213 केजी है और इसका कितना होता है, 231 केजी होता है। ये रीजन है इसके पीछे जिस वजह से हम ये पॉइंट बना के चलते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर एस्पेक्ट देखें तो हमारे पास जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही पॉइंट वापिस थोड़ा सा हमने फिर से क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एनालिन, अगर मान लो हमारे पास ये एनालिन है,
और सब्स्टिट्यूट का मतलब है ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसकी पोजीशंस के ऊपर अगर कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर मान लो इस एनालिन में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए इसके साथ, तो ये एनालिन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है बेंजीन। तो कहता है इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ वेयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। वही बात है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर, तो ये बेसिसिटी को हमेशा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ये ध्यान दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये हमेशा क्या कर रहे हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज, बेसिसिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल लेके हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी हम, और उससे इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके पास, और इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है इसका। तो चलिए फटाफट मैं इसके नंबर लिख देता हूँ। यहाँ से हम ए, ये बी, ये सी और ये डी। फटाफट बताइए कि हमारे पास जो डी है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जो सी है उसका ये स्ट्रक्चर होगा, जो बी है उसका इस तरह से होगा। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए फटाफट, पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। और जो ए है वो इस तरह से होगा। आप लोगों ने जो भी एस्पेक्ट पढ़े हैं फटाफट बताइए। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, सबसे पहले हमें वो देखना है। तो हमारे पास, शाबाश, सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास जो आंसर आ रखा है उसमें बी, फिर दे रखा है सी, फिर दे रखा है ए, और फिर दे रखा है डी। अमूमन बच्चों ने यही आंसर दिया है इसके अंदर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास जो चैट बॉक्स इसके अंदर अगर हम देखें ऑर्डर डिक्रीजिंग तो हायर टू लोअर, तो देखो इसके अंदर रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं, दो रिलीजिंग ग्रुप है इसके पास। तो जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतने ज्यादा बेसिक करेक्टर बढ़ेंगे, तो बी सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद इसके पास एक रिलीजिंग ग्रुप है, उसके बाद इसके पास ना रिलीजिंग है ना विड्रॉइंग, लेकिन यहाँ विड्रॉइंग, विड्रॉइंग हमेशा घटाएगा, तो इसलिए फिर आएगा ए। और इसके पास विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए आएगा डी। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास जो बेसिसिटी का आएगा ये आएगा। आई थिंक ये लगभग कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया। अभी तक हमने तीन बातें पढ़ी हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो ये जो आप लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो आप लोगों ने बताया था, उस हिसाब से हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। जो आप लोगों ने बताया ये आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम। फटाफट बताइए इसके आंसर्स क्या आएंगे। जो एस्पेक्ट हमने पढ़ा है उसके अंदर से क्या क्या पॉसिबल आंसर होंगे। तो ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या आंसर होगा। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम, सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है। तो देखो विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास यहाँ है, तो सबसे कम आएगा हमारे पास बी। फिर उसके बाद विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, यहाँ है डी। फिर उसके बाद बाकी सभी में रिलीजिंग है, तो फिर आएगा हमारे पास सी। और फिर उसके बाद एक रिलीजिंग है ए, और फिर उसके बाद आएगा ई, दो रिलीजिंग है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे आंसर से लगभग सभी का मिलान होगा, तो बी डी सी ए बी बिल्कुल राइट है। क्लियर है, तो ये हमारे पास आंसर जो है इसका आएगा फर्स्ट का। सेकंड का आंसर आइए। सेकंड के अंदर भी अगर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, ए सेम नंबरिंग, ऊपर जो नंबरिंग है वैसी रहेगी, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बताइए सेकंड का आंसर क्या आएगा।
सेकंड में विड्रॉइंग ग्रुप किसके पास है? डी के पास है, और किसी के पास विड्रॉइंग नहीं है, और सभी के पास क्या है? 2 रिलीजिंग, 3 रिलीजिंग, और इसके पास 1 रिलीजिंग। तो 1 रिलीजिंग, फिर 2 रिलीजिंग, और फिर 3 रिलीजिंग। सेकंड का आंसर ये आएगा। चलिए थर्ड के ऊपर आते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। फटाफट आंसर कीजिए थर्ड का। थर्ड के अंदर विड्रॉइंग कहाँ है? 1 विड्रॉइंग, 2 विड्रॉइंग, यहाँ बीच में गैप है, तो सबसे कम आएगा डी, फिर आएगा ई। उसके बाद 3 रिलीजिंग, 2 रिलीजिंग, 1 रिलीजिंग, ए, फिर बी, और फिर हमारे पास आएगा सी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट आंसर्स हमारे इसी तरह से आएंगे। ठीक है। प्रीति कह रही सेकंड का आंसर देखना, तो सेकंड के आंसर में भी हमारे पास सेकंड में देखो सबसे कम ये आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सबसे कम आएगा, तो हमने डी लिया। उसके बाद हमारे पास 1 रिलीजिंग है इसके पास, C2H5, तो ये आएगा। इसके पास 2 रिलीजिंग है, तो फिर ये आएगा। और इसके पास 3 रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये आएगा। प्रीति आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बेसिसिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, और फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए व्हाट इज द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस। अभी आपकी स्पीड हो जानी चाहिए। ऊपर पूछा क्या है ये ध्यान रख लेना। हमसे बेसिसिटी पूछी है, और हमसे इसी पार्ट को ध्यान रखना है, इसी पार्ट को हमसे पूछा गया है। चलिए लगभग कैंडिडेट्स आंसर जो है इसके अंदर दे रहे हैं। तो हमारे पास आंसर हमसे क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। पीकेवी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो पीकेवी एसिडिटी की क्या होता है? इनवर्स होता है। तो हमें पीकेवी बताना है, ना कि बेसिसिटी बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बेसिसिटी ऑर्डर क्या है। बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? 1 रिलीजिंग, 2 रिलीजिंग और विड्रॉइंग, ये सब विड्रॉइंग है, तो 1 रिलीजिंग, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये है। उसके बाद ए है। उसके बाद इसके पास रिलीजिंग और विड्रॉइंग दोनों है, तो बी है। और इसके पास डी। ये हमारे बेसिसिटी है। तो पीकेबी क्या होगा? इससे उल्टा होगा। तो पीकेबी में क्या होगा? सी, ए, बी और डी। ये आंसर आएगा हमारे पास। आई थिंक ये आपका क्लियर है, लगभग बच्चों ने यही आंसर दिए है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। इसके बारे में बताइए फटाफट। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में ही बताना है हमें। अगले के अंदर बताइए, शाबाश। ये हमारे पास सभी को क्लियर है। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा बेसिक करेक्टर होंगे। तो ये हमारे पास 2 रिलीजिंग है इसके पास। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सब पहले हमें सबसे कम से लगना है, सबसे कम। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप किसके पास जाता है? ए, फिर उसके पास बी, उसके बाद डी, और उसके बाद सी। आई थिंक लगभग आप लोगों के आंसर भी इसी तरह से आ रखे होंगे। हाँ, तो ए, बी, डी और सी राइट आंसर है, लगभग सभी इसी तरह से आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्लियर हो गए होंगे लगभग सभी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है हमें। बताइए, शाबाश। एनालिन। इसको भी अगर हम ए, बी, सी और डी मान लें, तो एनालिन हमारे पास ये है NH2, पैरा नाइट्रो एनालिन। एनालिन है, लेकिन पैरा पोजिशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है। और उसके बाद है पैराटोलुडीन। तो ये NH3 है, और पैरा पोजिशन के ऊपर क्या है? टोलिन। तो देखो इसके पास विड्रॉइंग ग्रुप हो गए दोनों। तो जो हमारे पास बी जो है, ये हमारे पास सी हो गया, तीन एस्पेक्ट है। तो बी जो है वो सबसे ज्यादा है। बी से कम हमारे पास कौन सा है? इसमें सिर्फ विड्रॉइंग है, इसमें विड्रॉइंग प्लस रिलीजिंग है, तो ए आएगा। और सबसे कम कौन सा आएगा?
सी आएगा। आई थिंक ये सब लगभग सभी का यही आंसर है। ओके, तो बेटा आज हमने जो बेसिक करेक्टर थे उसका कंसेप्ट को समझा और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स को किया। ये वो प्रॉब्लम्स है जो लगभग आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछी गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिसलेनियस रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक रीजनिंग में बने नहीं है तो उनके बारे में जानेंगे।